हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। एवीएस की पाठशाला इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग यूपी बोर्ड 2023-24 की आगामी परीक्षा के लिए रसायन विज्ञान की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट 1 के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। जो पेपर का पैटर्न होने वाला है उसमें आप सभी को पता ही होगा कि जो MCQ क्वेश्चन होंगे वो 6 क्वेश्चन आते हैं और सभी एक एक नंबर के होते हैं, यानी 6 नंबर के होते हैं। उसके बाद जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इनकी संख्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इनके 4-4 पार्ट होते हैं और देखा जाए तो 8 क्वेश्चन हो गए। 8 क्वेश्चन हो गए और 2 नंबर के होते हैं, यानी टोटल 16 मार्क्स। उसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय में। तो लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन होते हैं ये 2 पार्ट में होते हैं। चौथा क्वेश्चन जो होता है ये 3 मार्क्स का होता है, यानी कि इसके 4 क्वेश्चन होते हैं और इसके 3-3 मार्क्स के होते हैं, टोटल 12 हो गए। उसके बाद लघु उत्तरीय का सेकंड टाइप आता है जिसमें 4 क्वेश्चन होते हैं और ये 4-4 नंबर के होते हैं, टोटल हो गए 16। फिर उसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय में। दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा उसका A और B पार्ट होगा। अब इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन करना होगा, यानी टोटल देखा जाए तो 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, यानी 4 क्वेश्चन जो होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे। टोटल हो गया 20 मार्क्स का। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 70 मार्क्स का, यानी 70 मार्क्स का आपका जो लिखित परीक्षा होगी। 70 मार्क्स की कौन सी परीक्षा होगी? लिखित परीक्षा होगी। इसके साथ में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा आपका। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, जो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल जो प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें आपका एग्जामिनर आता है। तो टोटल देखा जाए तो 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा। 100 मार्क्स के पेपर में हम जो प्रैक्टिस सीरीज कराने वाले हैं, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट पहला है, इसमें 20 जो मार्क्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए पहला देखते हैं, पहला MCQ। निम्नलिखित विलयनों में किसका सर्वाधिक परासरण दाब है? तो परासरण दाब जो होता है उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है P = I/CRT। यहाँ पर I क्या है? वान-हाफ कारक है। C क्या है? सांद्रता है। R एक नियतांक है और T क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर है। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 1 mkcl। पहला ऑप्शन क्या है? 1 mkcl। दूसरा ऑप्शन है 1 mNH4 का होल थ्राइस PO4 और तीसरा ऑप्शन है 1 mBaCl2 और चौथा ऑप्शन है 1 m ग्लूकोज यानी C6H12O6। ये जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें आप लोग एक चीज देखिए कि 1 m सब में कॉमन है, यानी कि इसको जो सांद्रता है, सांद्रता को हम लोग डिनोट करते हैं C से। तो सांद्रता कितनी है? 1 m है। उसके अलावा आप देखेंगे तो या तो R का मान न दिया है न T का मान दिया है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? ये भी नियत हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखा जाए तो CRT जो है वो क्या है? नियत है। अगर CRT नियत है तो बचा क्या? सिर्फ I, यानी P = क्या बचा? I। यानी कि जो परासरण दाब होगा वो 1/2 फैक्टर के बराबर होगा। अब 1/2 फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? I = होता है वियोजन या संगुणन के बाद पदार्थ के मोलों की संख्या। किसके बाद? एसोसिएशन के बाद एंड डिसोसिएशन के बाद मोलों की संख्या, मोलों
की संख्या अपॉन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के पहले मोलों की संख्या। यह है वन हाफ कारक निकालने का तरीका। एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद तो सबसे पहले हम देख लेते हैं INaCl, IKCl है सॉरी, IKCl। KCl को अगर हम यहाँ पे ब्रेक करें तो ये K प्लस Cl माइनस में ब्रेक होता है। और अगर हम NH4 का होल थ्राइस PO4 को ब्रेक करें, जिस तरह से आयंस में टूटता है, तो NH4 प्लस, इसके 3 मॉलिक्यूल हैं, प्लस में PO4 माइनस। उसी तरह से अगर हम BaCl2 का देखें, BaCl2 जब आयंस में टूटेगा तो Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, ये BaCl2 है। उसके अलावा है C6H12O6, ये आयंस में ब्रेक ही नहीं होता, यानी इसके आयंस नहीं बनते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं IKCl जो होगा ये एसोसिएशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, यानी 2 हो जाएगी। अपॉन उसके पहले कितने मोल रहेंगे? 1 रहेगा, यानी I यानी वन हाफ कारक जो निकला है KCl का वो निकला है 2। इसी तरीके से I देख लेते हैं NH4 का होल थ्राइस PO4। तो जब ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, NH4 प्लस के 3 मॉलिक्यूल या और इसका PO4 माइनस का 1 मॉलिक्यूल, तो हो जाएंगे टोटल 4 अपॉन 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तीसरा देख लेते हैं 1m, यानी कि I ऑफ BaCl2। तो यहाँ पे देखिए तो Ba 1 है, Cl 2 है, यानी टोटल हो गए 3 अपॉन 1 इक्वल टू हो गए 3। उसी तरीके से अगर हम IC6 यानी ग्लूकोज है, ग्लूकोज का देख लेते हैं, तो ग्लूकोज 1 अपॉन 1 होगा, क्योंकि डिसोसिएशन होगा नहीं तो 1 ही मॉलिक्यूल रहेगा और उसके पहले भी 1 रहेगा, तो यानी 1 हो गया। यानी इसमें सबसे ज़्यादा जो I की वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है? 4 की आ रही है। इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1m NH4 का होल थ्राइस PO4। ये जो है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आश्रित या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मोलों की संख्या। शुद्ध जल की मोलरता बतानी है, तो सपोज कर लेते हैं कि माना जो जल है वो कितना है? 1 लीटर है, 1 लीटर है, तथा घनत्व जो है मान लेते हैं घनत्व 1 ग्राम पर ml है। तो 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 लीटर बराबर 1000 ml, या यूँ हम कह लें कि अगर ये इसका जो घनत्व है 1 ग्राम पर ml है तो 1000 ग्राम हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? मोलरता। तो पहले हम मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो जल के मोल, पहले हम मोल कैलकुलेट कर लेंगे। तो जल के मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? n, जल के मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? जल का भार अपॉन उसका अणुभार। जल का भार कितना है? 1000 अपॉन उसका अणुभार कितना है जल का? 18। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 55.6 आएगा, 55.6 आएगा। अब हमको मोलरता निकालनी है, यानी कि जल की मोलरता। थोड़ा सा राइटिंग
पे आप फोकस ना करके आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। जल की मोलरता बराबर क्या बताया मैंने, मोलों की संख्या, क्या बताया मैंने, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। ठीक है, तो मोल की संख्या जो जल आया वो कितनी आए हैं, वो आया है 55.6 अपॉन जो आयतन है वो 1 लीटर है, यानी 1 आ गया। तो यानी आ गया इसका 55.6। ये आपका जो है आंसर है। ऑप्शन में देखते हैं, पहला है 100 मोल, दूसरा है 55.56, तीसरा है 18 m, तीसरा है 50 m। यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा 55.56 मोलर सोल्यूशन। ये इसकी मोलरता है, किसकी, आसुत जल की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण, क्या पूछ रहा है, कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। देखिए यहाँ पर जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है वो अणुसंघ के गुणधर्म से आया है। जो अणुसंघ के गुणधर्म होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं अणुसंघ के गुणधर्म के, और इसमें से बताना है कि अणुओं की संख्या पर कौन निर्भर नहीं करता है। तो जो अणुसंघ के गुणधर्म होते हैं वो उपस्थित उसमें विलेय होते हैं उनकी अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना एग्जाम्पल कौन कौन है जो अणुसंघ गुणधर्म के हैं। पहला वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा है हिमांक में अवनमन, तीसरा है पृष्ठ तनाव, चौथा है परासरण दाब। तो इसमें पूछा नहीं, निगेटिव वाला आपको ढूंढना है कि कौन सा है जो मोलों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा पृष्ठ तनाव, क्योंकि वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब ये सब क्या है, अणुसंघ के गुणधर्म हैं और ये मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। पृष्ठ तनाव है जो कि मोलों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है, यानी कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहले हमको पता है हिमांक का अवनमन का सूत्र होता है डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन M इंटू कैपिटल W। यहाँ पे याद रखना कि स्मॉल w ये है और कैपिटल W ये है। तो यहाँ पे देखिए M क्या है, आणविक भार है, और हमको पता है कि मोललता बराबर क्या होता है, 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन M इंटू कैपिटल W। तो यहाँ पे देखिए जो KF लिखा है वो नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है डेल्टा TF की, इसकी जगह पे हम मोलर रख देंगे, यानी डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू M। M क्या है यहाँ पर, मोलरता है। M क्या है, मोलरता है, मोललता। तो जो डेल्टा TF है यानी कि हिमांक का अवनमन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोललता के। किसकी मोललता के, विलयन की मोललता। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, विलयन के मोल अंश के, विलयन की मोलरता के, विलायक की मोललता के और विलयन की मोललता के। बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़िएगा क्योंकि इसमें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ये ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मैंने कहा कि विलयन की मोललता, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा बेटा, डी होगा। इसमें देखिए विलायक की मोललता भी लिखी हुई है लेकिन विलायक की मोललता नहीं है ये हम किसका निकाल रहे हैं, विलयन की मोललता निकाल रहे हैं। ओके चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो होगा वो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर के आते हैं और 8 क्वेश्चंस आते हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो इसमें नॉर्मलता और मोलरता के बीच हमको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो हम देख लेते हैं, नॉर्मलता बराबर होता है तुल्यांक अपॉन आयतन लीटर में। ये विलेय के तुल्यांक होगा। किसके तुल्यांक, विलेय के तुल्यांक।
विलेय के तुल्यांक अपान आयतन लीटर में। तो विलेय का जो तुल्यांक होता है तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तुल्यांक बराबर क्या होता है? तुल्यांक बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार, यानी कि ये हो जाएगा W अपॉन E, और ये अपॉन क्या हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा N इज इक्वल टू W अपॉन E अपॉन V, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा W अपॉन E V। अब यहाँ पे देखते हैं N इक्वल टू W अपॉन ई वी हो गया, तो N इंटू ई इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन V। ये नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी का फार्मूला है। अब अगला हम देख लेते हैं मोलरता। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। तो हो जाएगा N अपॉन V, W N इक्वल टू होता है W अपॉन M अपॉन V, यानी ये आ गया W अपॉन M V। हम ये कह सकते हैं कि M इक्वल टू W अपॉन M V। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो W अपॉन V है, W अपॉन V किसके बराबर है? N इंटू ई के। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि M इंटू M इक्वल टू हो गया N इंटू ई। ये कैसे आया? ये जो N इंटू ई लिखा हुआ है ये W अपॉन V लिखा है, तो यहाँ पे हमने जो W अपॉन V लिखा हुआ है यहाँ पे क्या रख दिया? N इंटू V रख दिया है, और M को इधर लेके चले आए। तो ये हो गया M इंटू M और इक्वल टू N इंटू V। तो M क्या है यहाँ पर? M है मोलरता। मोलरता गुणे अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। ये आ गया क्या? नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 की परीक्षा में ये पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को 200 ml विलयन में घोला गया है और विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। फिर से यहाँ पर देखिए मोलरता का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले हम देख लेंगे गिवन दैट क्या क्या दिया गया है। गिवन दैट क्या क्या दिया गया है? स्मॉल W इक्वल टू दिया गया है 5.85 ग्राम, और कैपिटल W जो दिया गया है वो दिया गया है कैपिटल W यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आयतन यानी V इक्वल टू कितना दिया गया है? 200 ml। अब इसकी मोलरता पूछी गई है, तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। तो विलेय के मोल यानी ये हो जाएगा N अपॉन V। तो N इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन M। W क्या है? विलेय का भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या निकालेंगे यानी W अपॉन M अपॉन V। तो ये आ गया W अपॉन M V। तो वैल्यू रखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो NaCl है
इसका अणुभार क्या होगा। NaCl का अणुभार, सोडियम का देखिए यहाँ पे 23 होता है और इसका 35.5, यानी सोडियम का 23 होता है और Cl का होता है 35.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 58.5। ये आ गया क्या, m की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ये m की वैल्यू है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 5.85 अपॉन 58.5 इंटू, अब देखिए यहाँ पर जो आयतन दिया गया है ये लीटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किस में है, ml में है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें किस में, लीटर में, तो हो जाएगा 200 अपॉन 2000। तो ये जो है यहाँ पर रेसिप्रोक हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 1000 अपॉन 200, इस तरह से हो जाएगा ये। अब देखिए 20 से 20 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से एक 0 हटा देते हैं तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 58.5 अपॉन 58.5 इंटू 100 अपॉन 200। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ पर बचा क्या, 1/2, यानी इसका आंसर आ गया 0.25 मोलर। ये आंसर आया, यानी इसकी जो मोलरता है वो है 0.5 मोलर विलयन। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यहाँ पर मोललता पूछा गया है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं 20% K2CO3 विलयन का मतलब क्या है। विलयन का मतलब क्या है, तो 20% K2 का मतलब ये है कि 20 ग्राम K2CO3 किसमें 100 ग्राम विलयन में घुला है। यानी कि अगर हम बात करें स्मॉल W कितना दिया गया है 20 ग्राम, और कैपिटल W है विलाय का भार निकालेंगे तो विलयन, यानी विलयन टोटल है 100 माइनस विलय 20 है, तो ये आ गया 80 ग्राम। यानी कि कैपिटल W इक्वल टू कितना आ गया 80 ग्राम। अब मोललता पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि राइटिंग उतनी अच्छी यहाँ इस समय बन नहीं पा रही है। अपान आयतन लीटर में, आप केवल फोकस करिए न्यूमेरिकल पे। जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 और 19 से पूछा गया है और ये 2024 में 100% पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो विलय की मोलों की संख्या यानी N/V, और N इक्वल टू हमें पता है W/M/V, यानी ये हो जाएगा W/MV, मोललता बराबर। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, W कितना दिया गया है 20 ग्राम अपॉन, अब देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना होगा, किसका, K2CO3 का। K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट, तो 2 इंटू पोटेशियम का होता है 39, प्लस कार्बन का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 3, ये टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 138। कितना हो जाएगा 138। तो 20 ये हो गया स्मॉल W अपॉन M कितना आया 138 इंटू जो वॉल्यूम दिया गया है वो किस में दिया गया है, ये दिया गया है 20 ग्राम। लेकिन हम ये जो यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जो मोललता का फार्मूला है ये है विलायक का भार। विलायक का भार जो होगा वो kg में होगा, ये यहाँ पर होगा। तो विलायक का भार 80 ग्राम दिया गया है
और 80 ग्राम को अगर हमको केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ये रेसिप्रोक हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करते हैं 20 एकम 20 और 20 चौक 80, और इसको हम 4 से कैलकुलेट करेंगे तो 25 4 जाए, यानी 25 चौको 100, यानी यहाँ पे आ गया 250। 250 138 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.81 के आसपास, 1.86 या ऐसे कुछ आंसर आएगा। देख लीजिए मौलिकता, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, डिवाइड करके देख सकते हैं, यानी 138 से डिवाइड करेंगे 250 को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमको ये देखना है कि 20% पोटेशियम कार्बोनेट जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट किसमें, 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। तो 100 ग्राम विलयन हो गया टोटल, हमको विलायक का भार निकालना है। तो विलायक का भार कैसे निकालेंगे, विलयन माइनस विलेय। तो यहाँ पर आ गया था 80, यानी स्मॉल w 20 है, कैपिटल W क्या है 80 है, और यहाँ पर फार्मूला होता है मोललता का, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किसमें, केजी में। ओके, तो 20/138 इंटू 1000 अपॉन 80, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.86 इसका जो है लगभग आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आई होप आप आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल ही है, जो 2016 और 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। 1.5 ग्राम यानी 1.5 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। देखिए यह क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ गया। मोलल उन्नयन यानी जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का जो मान है वो 0.52 दिया गया। सबसे पहले हम ये नोट करें, क्वेश्चन को लगाने से पहले बेटा आप लोग ये करिए कि सबसे पहले आप गिवन दैट नोट कर लीजिए क्या क्या दिया गया है, तो आपको ताकि समझने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो स्मॉल w जो दिया गया है 1.5 ग्राम दिया गया है, और कैपिटल W यानी विलायक का जो भार है वो कितना है 50 ग्राम दिया गया है। इसका जो क्वथनांक में उन्नयन है यानी डेल्टा TB हमको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर KB दिया गया है, मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है 0.52 दिया गया है। अब ये दिया गया है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा TB। तो हमारे पास फार्मूला जो होता है डेल्टा TB इक्वल टू होता है 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, m क्या है, अणुभार है। किसका अणुभार है, यूरिया का। तो सबसे पहले यूरिया का जो फार्मूला होता है वो NH2CO NH2 होता है। इसका अणुभार निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा 60। ये आप जब 2-4 बार न्यूमेरिकल लगाएंगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन तो 4 हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो नाइट्रोजन का 14 होता है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 60 आ जाएगा, 60 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1000 इंटू स्मॉल w कितना है 1.5, इसको 1 मिनट थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, 1000 इंटू KB की वैल्यू दी गई है 0.52 इंटू 1.5 अपॉन 60 इंटू कैपिटल W कितना है 50 ग्राम। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 50 बन जा 50 और 52 जा 100, यानी आ जाएगा 20, और 20 बन जा 20 और 23 जा 60। ये 1.5 यानी 1.5 है, तो 1.5 से कट जाएगा 3 2 बार में। अब ये आ गया 0.252। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, यानी कि 0.26 इसका आंसर आएगा, 0.26। ये इतना किसमें
क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है ये डिग्री सेल्सियस। अगर हम 1.5 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में मिलाते हैं तो 0.26 क्वथनांक में उन्नयन होगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूले को आप लोग जो है इसको हम दूसरे कलर से किए दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, अगर फार्मूले न्यूमेरिकल में नहीं याद रहेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, इसको समझाना है। ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल टू 100 इंटू के इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। ये ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक का ये फार्मूला है। तो हम देख लेते हैं कि यदि, गला थोड़ा मेरा खराब है, W अपॉन M इक्वल टू 1 मोल रख लें, ठीक है। W अपॉन M क्या है? मोलों की संख्या है। अगर हम मोलों की संख्या 1 रख लें और कैपिटल W यानी कि विलायक का अगर हम भार देख लें, इसको हम क्या कर लें 100 ग्राम मान लें। अगर इसको हम 100 ग्राम मान लेते हैं तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाता है के। किसके बराबर हो जाता है? के यहाँ पर क्या है? के है ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, यानी कि जब किसी विलयन में विलेय के एक मोल को 100 ग्राम विलायक में घोला जाए तो उसका जो डेल्टा TF है, हिमांक में जो अवनमन है, वो ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक के बराबर हो जाता है। डेल्टा TF क्या है? हिमांक में अवनमन है। हिमांक में अवनमन किसके बराबर हो जाता है? ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक के। तो इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार क्वेश्चन आया है तो हमें जानना बहुत जरूरी है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 2 अंक के होंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है 2 द्रव हैं। मान लीजिए एक द्रव है, ये क्वेश्चन को आपको ध्यान समझना है। 2 द्रव हैं, एक द्रव A है, एक द्रव B है। इसका जो वाष्प दाब है वो 80 और 60 mm है। अब मान लीजिए कह रहा है कि A के 3 मोल और B के 2 मोल अगर हम मिला दें तो जो विलयन बनेगा उसका कुल वाष्प दाब क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। सपोज करो ये एक विलयन है और इस विलयन में मैंने क्या किया है, इसको एक कंटेनर में लिया है और ये कंटेनर है, ये ऊपर से मैंने एक ढक्कन से इसको बंद कर दिया है और ये विलयन A है, ठीक है। 2 द्रव हैं, मान लीजिए पहला जो है वो A है और दूसरा द्रव क्या है? B है। तो एक द्रव ये हो गया, इस द्रव को भी मैंने ढक्कन से बंद कर दिया। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें ये द्रव भरा है B। अब इनका जो वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर यानी कि P0 ऑफ A इक्वल टू है 80 दिया गया है। द्रव है, द्रव के यानी विलायक है, ठीक है। और दूसरा जो P0 B है वो है 60 mm और ये है 80 mm। तो अब कह रहा है कि मान लीजिए A के 3 मोल हम इसमें घोल दें और B के 2 मोल इसमें घोल दें, ठीक। तो जो टोटल मोल होंगे A प्लस B के जो मोल होंगे वो कितने हो जाएंगे? 5 मोल हो जाएंगे। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? कुल वाष्प दाब कैलकुलेट करना है। तो कुल वाष्प दाब जो होगा बेटा, बहुत ध्यान समझना, कुल वाष्प दाब यानी P टोटल इक्वल टू हो जाएगा P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी A के मोल प्रभाज प्लस P0 B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। P टोटल का P0 A तो दिया गया है 80 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पर हमको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू मतलब होता है
टोटल ए और बी के ए के मोल बटे कुल मोल, चाहे जितने भी यहाँ पर मिलाए जाएं। उसी तरह से बी का भी हो जाएगा, यानी कि ए के मोल कितने हैं 3 हैं, अपान टोटल मोल कितने 5 हैं, प्लस इसका जो पी नॉट बी है वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना है 60 है, इंटू और बी के मोल कितने हैं 2 मोल, टोटल मोल कितने 5 मोल। बहुत ध्यान समझते चलिए, इसको जब सॉल्व करेंगे 3/5 को दिया जाएगा 80 इंटू 0.6 आ जाएगा, प्लस 60 इंटू 0.4 आ जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 48 प्लस 24 तो आ जाएगा 72 mm, यानी जो विलेन का टोटल वेपर प्रेशर होगा कितना होगा 72 mm होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कह रहे हैं कि ए द्रव ए है और दूसरा द्रव बी है, दोनों द्रव में अगर हम ए के 3 मोल मिला दें और बी के 2 मोल मिला दें, फिर दोनों को एक ही में मिला दें, दोनों क्या करें एक ही मिला दें, जब एक ही मिला देंगे तो जो विलेन बनेगा उसका टोटल वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अब सामान्य अणुसंख्य गुणों से आप क्या समझते हैं, किसी एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि अब सामान्य अणुसंख्य गुण क्या होते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ा होगा, सामान्य अणुसंख्य गुण पढ़ा होगा। सामान्य अणुसंख्य गुण क्या होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू होती है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है किसकी। जैसे मान लेते हैं कि जो अणुसंख्य गुण होते हैं वो जैसे परासरण दाब हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया। तो किसी विलयन का जो क्वथनांक में उन्नयन है उसकी जो एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर दोनों सेम आती है, कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू अगर दोनों की सेम आती है तो वो सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म है। लेकिन अगर जो प्रायोगिक मान तथा परिकलित मान, यानी जो कैलकुलेटेड है, परिकलित मान दोनों अलग अलग होते हैं तो उससे क्या कहते हैं, अपसामान्य अणुसंख्य गुण धर्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी जो जैसे परासरण दाब ले लेते हैं, क्वथनांक में ले लेते हैं, कोई भी आप एक जो है गुण ले लीजिए किसी भी विलयन का, अगर उसकी प्रायोगिक मान और परकलित मान दोनों अलग अलग आते हैं तो उसे कहते हैं अपसामान्य अणुसंख्य गुण कह देते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं अपसामान्य, इनको कैलकुलेट करने के लिए वान हाफ ने एक फार्मूला दिया है जिसको वान हाफ कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वान हाफ कारक, अंग्रेजी में वान हाफ फैक्टर बोलते हैं, जिसे आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर क्या होता है, वियोजन तथा संगुणन के बाद, वियोजन तथा संगुणन के बाद, वियोजन तथा संगुणन के बाद पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन, पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन हो जाएगा वियोजन व संगुणन के पहले पदार्थ के मोलों की संख्या। तो सपोज करें जैसे मान लीजिए NaCl है, कोई भी अवाष्पशील विलय हम मिलाते हैं किसी विलायक में तो विलयन बनता है। अब विलयन का जो अगर डिसोसिएट हो रहे हैं और एसोसिएट हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो पक्का है कि प्रायोगिक मान और उसका परकलित मान दोनों अलग अलग होंगे। सपोज करें NaCl है, NaCl Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि वियोजित हो जाता है, तो इसकी मोलों की संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए, जो कोई भी अणुसंख्य गुणधर्म होता है मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, और मोलों की संख्या अगर बढ़ गई
तो उसमें क्या होगा कि जो एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों क्या आ जाएंगी, अलग अलग आएंगी। और जब ये अलग अलग आएंगी तो उनको कैलकुलेट करने के लिए वान हाफ ने एक कारक दिया जिसको हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर INaCl अगर हमको निकालना है तो वियोजित होने के बाद एक Na का और एक Cl का बनाएगा तो ये हो जाएंगे 2 अपॉन पहले 1 ही रहेगा तो 2 हो गया। यानी इस तरीके से हम अब समान गुणधर्म को इस तरह से एक एग्जाम्पल द्वारा लिख सकते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है प्रतिपरासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिवर्स ऑस्मोसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिपरासरण। प्रतिपरासरण को जानने से पहले हमको जानना होगा परासरण क्या है, परासरण क्या है यानी कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस के लिए देखिए एक हम फिगर आपको बना के समझा रहे हैं। मान लेते हैं ये एक U आकार की ट्यूब है, इसको हमने बीच में एक SPM यानी कि सेमी पार्मिएबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिया है और इधर मैंने एक विलेन भर दिया है और इस विलेन की सांद्रता जो है दोनों विलेन की, एक इस तरफ भर दिया मैंने, एक इस तरफ भर दिया है और दोनों विलेन की सांद्रता अलग अलग है। ये मान लीजिए कि सॉल्यूशन A है और ये सॉल्यूशन B है दोनों, और इसकी सांद्रता क्या है, सांद्रता ज्यादा है। जब इसकी सांद्रता ज्यादा है इसकी सांद्रता कम है तो क्या करेंगे, ज्यादा वाले सांद्रता की ओर क्या करते हैं, एक पिस्टन लगाते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर क्यों लगाते हैं अभी आपको बताते हैं। देखिए जो कम सांद्र विलयन है उसमें जो विलायक के कण होंगे वो अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करेंगे। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर विलायक के अणुओं का गति करना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। अब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए यहाँ पर एक पिस्टन लगाते हैं, पिस्टन से प्रेशर लगाते हैं तो वो एक बाह्य दाब लगाते हैं, उसे बोलते हैं परासरण दाब। लेकिन अगर हम परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर दें, किस तरफ, जिधर सांद्रता विलयन की ज्यादा है, अगर हम इधर जो है पिस्टन लगा के प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो होगा क्या कि जो ये मूव कर रहे थे सोल्यूशन A से सोल्यूशन B की ओर विलायक के अणु, वो अब क्या करेंगे, गति करना शुरू कर देंगे उल्टा। कैसे, ये गति करना शुरू कर देंगे सोल्यूशन B से सोल्यूशन A की ओर। यानी अगर हम इधर लिख दें सोल्यूशन A से सोल्यूशन B की ओर, ये क्या है, ये कम सांद्र है, इधर लिख देते हैं कम सांद्र, और इधर क्या लिख देते हैं, अधिक सांद्र। आपको और आसान कर देते हैं, कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर किसका, विलायक का। विलायक के मॉलिक्यूल इधर गति कर रहे हैं तो इस क्रिया को कहते हैं क्या, परासरण कहते हैं। और अगर हम सोल्यूशन A हम ले रहे हैं और इसमें सोल्यूशन B की ओर से मूवमेंट हो रहा है किसका, विलायक का, विलायक के अणुओं का, और ये B क्या है, अधिक सांद्र है, ये भी क्या है, अधिक सांद्र है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रतिपरासरण, RO जिसको बोलते हैं। और इसी पर बेस्ड हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आपके स्कूलों में, आपके घरों में लगे होंगे, आप देख सकते हैं कि RO इसी जो है फिनोमिनन पे काम करता है, उसमें कुछ मिनरल्स भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हेनरी का नियम किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये सीधा सीधा इस नाम से नहीं पूछा गया कि हेनरी के नियम के सीमाएं लिखिए, सीमाएं के नाम से नहीं पूछा गया है। ये पूछा गया है कि कहां पर, किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन जानने से पहले आपको हेनरी का नियम आना चाहिए। हेनरी का नियम क्या कहता है कि जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाए, यानी किसी गैस को किसी विलायक में घोला जा रहा है मान लीजिए, तो गैस की जो घुलनशीलता है वो जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस उसमें सॉल्वेंट में क्या होगी, डिजॉल्व होगी। ठीक है, तो ये है क्या, हेनरी का नियम, जिसको हम लोग मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं P = KH/x। ये है हेनरी का नियम। P क्या है, प्रेशर है, KH क्या है, हेनरी नियतांक है, ये हेनरी नियतांक है,
और यहाँ पर x क्या है, मोल फ्रैक्शन, यानी कि ये है मोल प्रभाज। किसके मोल प्रभाज, विलेय के। ये विलेय का मतलब गैस, गैस के मोल प्रभाज, यानी गैस के मोल प्रभाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, प्रेशर के। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस डिजॉल्व होगी। तो कह रहे हैं कि किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता, यानी कि ऐसे क्या कंडीशन कर देंगे जिससे कि वो गैस विलेय नहीं होगी विलायक में। तो पहली सीमा, यानी इसकी अगर हम सीमाएं की बात करें तो पहली सीमा यह है कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। भाई अगर ताप ज्यादा रख दोगे तो फट सकता है जिसमें हम गैस डिजॉल्व कर रहे हैं। ताप बहुत अगर कम करोगे तो मान लो हो सकता है रिएक्शन भी कर सकता है, या फिर वो जो है डिजॉल्व ही ना हो, है ना। तीसरी कंडीशन यह है कि जो विलेय हम विलायक में मिला रहे हैं ना तो वो उसके साथ संगुणित हो, ना संगुणित हो, और ना ही वियोजित हो। मतलब क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये एक बोतल है और इस बोतल में जो है, बोतल थोड़ा सही से कम बन रहा है, देख लीजिएगा, इसमें कोई लिक्विड है और इसमें हम कोई गैस मिला रहे हैं, कोई गैस मिला रहे हैं। तो ये जो गैस है वो इसके अंदर रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, नो रिएक्शन, यानी गैस रिएक्ट नहीं करना चाहिए विलायक के साथ। नहीं भाई रिएक्ट कर लेगा तो कोई दूसरा कंपाउंड बना लेगा तो इसमें हम विलेयता कर ही नहीं पाएंगे, है ना। ना तो वो संगुणित हो, ना एसोसिएट हो, और ना ही डिसोसिएट हो, ठीक है। नहीं तो मोलों की संख्या इसमें बढ़ सकती है, घट सकती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी प्रश्न का, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया NH2CO घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब और इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए, यानी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने बताया कि न्यूमेरिकल को ध्यान समझना है। शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया को घोल दिया जाता है, ठीक है। एक शुद्ध जल कोई है उसका 23.8 mmHg है और 850 ग्राम में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है। तो इसका पूछ रहा है कि वाष्प दाब क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, ठीक है। तो शुद्ध जल क्या हो गया, विलायक हो गया, और 50 ग्राम यूरिया मिला दिया मैंने इसमें, तो इसका वाष्प दाब घटेगा कि बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, इसका अपेक्षिक अवनमन भी आपको परिकलित करना है। तो सबसे पहले हम ये नोट करेंगे, गिवन दैट तो जो वाष्प दाब है वो है P0, किसका है ये, जल का। कितना दिया गया है, 23.8, ठीक। अब जो जल है उसका ग्राम कितना है, 850 ग्राम है। 50 ग्राम यूरिया यानी स्मॉल डब्ल्यू कितना है, 50 ग्राम है, 50 ग्राम। अब पूछ रहा है कि इसका वाष्प दाब निकालना है, यानी P कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है, P0 माइनस PS अपॉन P0, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हमको पता है फार्मूला होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन किसके, मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे जल के, क्योंकि जल के लिए ही हमको निकालना है। तो जल कितना ग्राम है, 850 ग्राम, ठीक। 850 ग्राम जल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू कितना होता है, n अपॉन n प्लस n, ठीक। तो n यानी कि इसके मोल होगा, यानी W अपॉन m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। कैपिटल W मतलब विलायक है, तो स्मॉल w क्या है, विलेय है। विलेय क्या है, इसमें यूरिया है।
तो यूरिया का भार कितना दिया गया है 50 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है 60 आता है। 50 ग्राम 60 प्लस, अब इसको आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर है 850 ग्राम, तो ये हो जाएगा 850 अपॉन आ जाएगा 18। ये आपका जो है बन करके तैयार हो जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.017 आएगा, यानी कि ये जो है आपेक्षिक अवनमन है, जल का आपेक्षिक अवनमन, जल का आपेक्षिक अवनमन है। कितना है जल का आपेक्षिक अवनमन 0.17 आ गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको लोग दूसरे पेज पे समझते हैं। दूसरा पेज, तो हमको अब निकालना है जल का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब यहाँ पे जल क्या है, जल क्या है, जल एक विलायक है। तो इसके लिए हमको फार्मूला चाहिए P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू x, ये फार्मूला। अब यहाँ पे देखो मैंने P0 लिखा था पहले, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने PS, क्योंकि यहाँ पर हमको विलायक का ही निकालना है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई थी हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा P0 की वैल्यू कितनी थी 23.8 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू 0.017, तो हो जाएगा 23.8 माइनस PS बराबर हो जाएगा 0.017 इंटू PS। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो 23.8 बराबर, ये प्लस में चला जाएगा तो PS प्लस 0.017 इंटू PS। अगर हम PS को कॉमन ले लें तो 23.8 बराबर ये हो जाएगा 1.017 इंटू PS। ये हो जाएगा इसका फार्मूला। तो इस तरह से अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.8 1.017 ये आएगा। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 23.23.40 वाष्प दाब आएगा mmHg। ये आपका आंसर है। एक आंसर ये है और एक आंसर आपका .017 था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट 1 था, उसके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ लाइन अंग्रेजी में लिखी हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यू कैन डाउनलोड द PDF ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, यानी इस प्रैक्टिस सेट का PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम क्या है AVS की पाठशाला, AVS की पाठशाला। इसको जब आप स्कैन करोगे ना, इसको जब स्कैन करोगे तो आप उसी चैनल में पहुंच जाओगे। ठीक है, एंड यू कैन शेयर योर डाउट्स विद अस यूजिंग टेलीग्राम ग्रुप, यानी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप किसी भी सब्जेक्ट के, मान लीजिए मैथ है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इन 4 में से आप कोई भी क्वेश्चन के डाउट्स आपको अगर होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए थैंक यू।